यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1928 में वहाँ पर प्लानिंग, जब स्टालिन वहाँ के थे प्रेसिडेंट, तो वहाँ से प्लानिंग कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ लिया गया। जब वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर्स, दो तरह का विश्व बन गया। एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक ग्रुप का नाम था यूएसएसआर, लेड बाय यूएसएसआर, जिसको हम कहते हैं सोशलिस्टिक ग्रुप। दूसरा ग्रुप था जो लेड बाय यूएसए, इसको हमने कहा कैपिटलिस्टिक ग्रुप। और भारत चूँकि जस्ट आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ जब, तो इन दोनों ही ग्रुप में भारत ने जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये दोनों एक इकोनॉमिक ग्रुप के साथ साथ पॉलिटिकल ग्रुप थे, और बहुत ही टसल चलता रहा दोनों के बीच में। और इसी से एक नया वर्ड आता है पॉलिटिकल साइंस में, जिसकी चर्चा होती है, उसको कहते हैं कोल्ड वॉर, है ना। कोल्ड वॉर, उसको हिंदी में कहते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, विश्व में शीत युद्ध की शुरुआत होती है। मतलब अ कंडीशन इन विच देर इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन बट देर इज़ नो एक्चुअल वॉर। और ये जब हुआ, ये 1990 में ये ख़त्म हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। मतलब देर वॉज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इंटू 12 इंडिपेंडेंट नेशन, जिसके पार्ट हो गए कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब इसके पार्ट बने। ठीक है, तो वो हमारा थोड़ा सा प्लानिंग से में एलोबरेट हो गया वहाँ। तो हमारा 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश होता है, और 51 से 56। कोई मुझे बता सकता है कि फर्स्ट प्लान का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स, या कह लो कि प्राइम ऑब्जेक्टिव या टारगेट क्या था? कोई मुझे बताओगे? एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि आज़ादी तो हमें जस्ट मिली थी, और उसके बाद हमारे देश में बहुत सारे रिफ्यूजीज़ बांग्लादेश से और पाकिस्तान से सॉरी आ गए थे, और जिनकी वजह से हमारे यहाँ क्राइसिस हो गई, फूड की क्राइसिस हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ तो क्या होता है? भोजन सबसे बड़ी चीज़ होती है। हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बिल्कुल ऑर्डर में होता है। तो रोटी सबसे पहली ज़रूरत है, मतलब भोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी, और इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इन सब चीज़ों पर हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। इसी तरह हर प्लान, जितने भी हमने प्लान बनाए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, दो तरह के प्लान्स होते हैं। ठीक है, उन प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स हमने रखा, और उस पर हमने फोकस किया। इसके अलावा बीच बीच में प्लान में डिस्टर्बेंसेस भी हुए, जिसको हम एनुअल प्लान्स के नाम से जानते हैं। जैसे 1966 से 69, ठीक है, इसमें 3 एनुअल प्लान्स आ गए। इसके बाद फिर 1979 से 80, वहाँ भी एनुअल प्लान आया। पॉइंट, इसके बाद फिर एनुअल प्लान आए 1990 से 1992। ठीक है, अगर बीच के इस प्लान्स को आप याद रखो, तो सारे को सीक्वेंस वाइज आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 66 से 69 आप इसको आपने नोट कर लिया, तो आप देखो 1956 आईयूसी ने बताया, 1956 51 टू 56 फर्स्ट प्लान। इसके बाद दूसरा प्लान क्या होगा? 5 साल का होता है, 5 ईयर प्लान हमेशा 5 साल का, तो 56 से 61 हो जाएगा। फिर 5 साल जोड़ दो उसमें, तो 61 से 66। अब आपने याद कर लिया है कि 66 से 69 हमारा क्या है? एनुअल प्लान्स हैं। तो उस एनुअल प्लान्स को आपने रख लिया। अब नेक्स्ट प्लान क्या होगा? 69 के बाद होगा, तो 69 टू 74 हमारा फोर्थ प्लान हो जाएगा। फिफ्थ प्लान 74 टू 79 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने याद कर लिया है क्या? एनुअल प्लान, तो 79 टू 80 ये वो याद कर लिया। तो नेक्स्ट प्लान क्या होगा? सिक्स प्लान 80 टू 85 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 85 टू 90। फिर आपने याद कर लिया क्या? 90 से 92 दो प्लान्स हमारे जो एनुअल प्लान्स हैं। तो फिर आपने एट्थ प्लान का पीरियड क्या हुआ? 92 से 97, 97 टू 2002, 2002 से 2007, 2007 टू 2012 एंड 2012 टू 2017 इट वाज अ 12th प्लान। तो इस तरीके से ये हमारे प्लान 12 प्लान चले। ठीक है, आप क्या करो, अभी नोट कर लो, 3 प्लान को नोट कर लो। 3 एनुअल प्लान्स लिख लीजिए। 3 एनुअल प्लान्स 1966,
टू 69, इसको रख लो दिमाग में, लिख लिया? जितना बोल रहा हूँ उतना करते जाओ बेटा। लिख लिया बेटा? 3 एनुअल प्लान्स 1966 टू 69, लिख लिया बेटा? अर्जुन, आयुषी, कार्तिक, मानव, तान्या, लिख लिया? हाँ, 66 टू 69, ठीक है। ये हुआ हमारा एनुअल प्लान्स। अब ये याद हो गया आप, तो इसके पहले भी आप एडजस्ट कर लोगे और इसके बाद भी एडजस्ट कर लोगे। इसके बाद फिर नोट करो 79 टू 80, एनुअल प्लान 79 टू 80, इसको नोट कर लो। तो 80 के बाद जो 2 प्लान बने उसको आप फिट कर सकते हो उसमें, 80 से 90 के बीच में 5-5 साल के 2 प्लान आ गए। करेक्ट, नोट कर लिया? नोट कर लो, आपको सारे प्लान याद हो जाएंगे, मिनटों में याद हो जाएंगे बेटा इस ट्रिक से, समझ रहे हो? इस ट्रिक से आपको सारे प्लान याद हो जाएंगे। पता चला आपसे पूछ दिया गया व्हाट वाज द पीरियड फॉर 6th प्लान, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, समझ रहे हो? तो इस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा। 79 टू 80 लिख लिया एनुअल प्लान। अब 80 के बाद 2 प्लान आ गए, 80 टू 85, 85 टू 90 हो गया। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट 90 से 92, 2 एनुअल प्लान्स, 90 टू 92, 90 से 92 तक 2 एनुअल प्लान हो गए, लिख लिया? नोटेड? नोटेड? बोलो बेटा। आयुषी हो गया बेटा? आयुषी, तानिया, लिख लिया? हाँ ये हाँ ठीक है। तो 92 के बाद अब आप 5-5 साल जोड़ते जाओ, सारे प्लान बन जाएंगे। और लास्ट में बस एक नोट लिख लो कि टिल 2017, सॉरी 2017, ठीक है। एंड इट वाज अ 12th प्लान। तो 12th प्लान बस यहीं तक प्लान था। इसके बाद फिर हमारा आ जाता है नीति आयोग का, की शुरुआत हो जाती है 2015 में, हमारा नीति आयोग आता है, वो बनता है, ठीक है। तो ये हमारा 12th का प्लान का पीरियड था। नीति आयोग के आ जाने के बाद फिर नीति आयोग काम करने लगता है, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक नया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था बेटा? फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? वर्षा बेटा। रजत, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के शाहीन, चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट प्लान। आयुषी, चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट प्लान। तान्या, और 12th प्लान के कौन थे चेयरमैन? 12th प्लान के चेयरमैन कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ 12th प्लान? हु वाज द चेयरमैन ऑफ 12th प्लान? जल्दी बोलो बेटा, फास्ट। आयुषी, तान्या, आरुषि, मानववीर, अर्जुन, रजत, अंश भट्ट, आयुष पचौरी जी और तिवारी जी, सब बच्चे, प्रीति, सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, बोलो बेटा, बोलो। 1985 से 1990 के बीच में पूछ रहा हूँ। 85, 1985 टू 1990, उस समय मोदी तो थे भी नहीं बेटा। मैं 1990 बोल रहा हूँ, 1990 से 1985 टू 1990। इस समय में आप लोग का जन्म नहीं हुआ था। बोलो
बोलो बेटा। देखो इसका मैं ट्रिक देता हूँ, लिख लो, नोट कर लो कि चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उस समय जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वही चेयरमैन होगा। मैं आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए, इसी ट्रिक को बताने के लिए क्वेश्चन पूछा था आपसे। लिख लो कि चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग विल बी ऑलवेज बी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होता है बेटा, चाहे वो नीति आयोग हो चाहे प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग कमीशन। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बस आपको ये पता करना है कि 85 से 1990 के बीच में प्राइम मिनिस्टर कौन था। क्वेश्चन पूछा गया है चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का, लेकिन आपको पता क्या करना है उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था। ठीक है, जनरली इस तरह के फिगर्स याद रखना आसान होता है। तो उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो राजीव गांधी वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन बिटवीन द पीरियड 1985 टू 1990। इज इट ओके? बोलो भाई, बोलो भाई, समझ में आ रही मेरी बात? नोट कर लिए? हाँ, इस नोट करते जाना बेटा, क्योंकि ये ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स को नोट करना चाहिए। चलो चलो, अभी तक हमने एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में बात किया था पिछले सेशंस में। अब हम आज इस टॉपिक का, ये अंतिम टॉपिक है ये, तो ट्रेड पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे। ट्रेड पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होगा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बोलिए, बोलो बेटा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बोलो, इस ट्रेड पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको फॉरेन ट्रेड से प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो, ये इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट की बात आप कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में इसको इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारी कंपनियां अभी जैसे कहते हैं ना कि अब क्लास 1 के बच्चे को क्लास 12 के बच्चों के साथ दौड़ा दोगे तो कंपटीशन है, दिस इज़ नॉट फेयर कंपटीशन। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में एक आर्गूमेंट दिया गया इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट, कि इंडस्ट्रीज अब इन्फेंट स्टेज में है, बिल्कुल शैशवा अवस्था में कह लो उसको, तो अर्ली स्टेज में है कह लो। तो वैसी स्थिति में उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो हमारी ट्रेड पॉलिसी जो थी, पहले क्या था, हम इंपोर्ट, अपने ज़रूरत के सामानों को इंपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे अपने पॉलिसी को हमने चेंज किया। क्योंकि अगर हम आज़ादी से पहले का कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारा वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ करता था, बट स्लोली बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, स्लोली आवर कंट्रीब्यूशन reduced, and presently also it is very less, and what we followed under the trade policy to reverse this trend। ठीक है, और उसको हमने बदलने का प्रयास किया, और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जिसको कहते हैं ना, कि हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट करें और अपने ही देश में उसको बनाने की शुरुआत करें। ठीक है, तो ये हमने पॉलिसी किया। तो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इसके लिए हमने क्या किया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का काम किया। ठीक है, कि हम अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, इसी वजह से देखो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज जिसको फेरा का कानून था, बाद में ये फेमा का कानून बदल गया। MRTP के एक्ट आए, MRTP के एक्ट आए, गवर्नमेंट मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसमें हम हर छोटे बड़े, हर जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, चाहे स्मॉल स्केल के नाम पर हो, चाहे कॉटेज इंडस्ट्री के नाम पर हो, चाहे भारत की बड़ी कंपनियां हो, बड़ी कंपनियों को बड़ी कंपनियों से प्रोटेक्ट करना था, MNCs के माध्यम से MNCs के तुलना में उनको प्रोटेक्ट करना था, और छोटी इंडस्ट्रीज़ को छोटी इंडस्ट्रीज़ के बड़ी इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्ट करना था। कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खा जाती है। इसलिए एक रोक सरकार ने लगाई थी कि आप जिस सेक्टर में, जिस एरिया में छोटी कंपनियां काम कर रही हैं, उसमें बड़ी इंडस्ट्रीज़ को हम परमिट नहीं देंगे। हालांकि ये जो पॉलिसी थी, इट हैज़ टू बी चेंज्ड, और ये चेंज हो गया 1991 में, इसमें चेंज आ गए। आज हम जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां अपना स्टार्टअप्स लेकर आ रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उसको छूट दे रही है, उसको टैक्स में रिबेट देती है, ताकि इस स्टार्टअप के माध्यम से छोटे जो स्मॉल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
या छोटे जिसको इंटरप्रेन्योर्स जिसको कहेंगे, इंडस्ट्रीज तो नहीं कहेंगे, एंटरप्रेन्योर इज़ अ बेटर वर्ड, जो छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे आप और हम जैसे जो लोग हैं, उनके अंदर कोई हुनर है, कोई अपने स्किल है, तो वो स्किल को वो स्टार्टअप के माध्यम से, वो जैसे आपने पढ़ा होगा SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ा है, उस तरह छोटे से फंड के माध्यम से हम कुछ काम कर सकते हैं। जिस तरीके से चाइना ने स्टार्टअप पर बहुत जोर दिया, और आज चाइना और ये स्टार्टअप कहीं ना कहीं ताइवान से लेके जो साउथ कोरिया, ऐसे जो कंट्रीज हैं जो जिसको हम टाइगर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइगर इकोनॉमी, ठीक है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस कंट्रीज हैज इमर्ज्ड लाइक एनीथिंग। इफ़ यू कंपेयर द डेवलपमेंटल कंडीशंस ऑफ इंडिया एंड टू दैट ऑफ टाइगर इकोनॉमी जिसको मैं कह रहा हूँ, तो उनसे तुलना करो तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 20 से 30 गुना के लगभग ज़्यादा है, जबकि इंडिया एंड दोज कंट्रीज दे गॉट इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट सेम ईयर। जैसे 1948 में देखो श्रीलंका ने किया, 1947 में हमने किया, 1950s के आसपास इंडोनेशिया और 1948 में कोरिया ने किया। तो ये सब जो हैं वो उनकी जो इनकम में ग्रोथ हुआ, तो इसके पीछे के कारणों को समझा गया, और उसका अध्ययन करते हुए हमने भी सोचा कि हम अपने पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस लाएं, ठीक है। तो ट्रेड पॉलिसी एक उसका एक बढ़िया टूल था, क्योंकि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट मेजर किया जाता है, ये माना जाता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन का कंपोजिशन, पॉपुलेशन की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, पार्टिसिपेशन है, वो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी की तरफ बढ़ता है, तो ये मत समझ लो कि एक डेवलपमेंट का ट्रेंड इस तरह से दिखाई देता है पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी पॉपुलेशन की कम है, जबकि भारत में अभी भी 60% के आसपास लोग जो है एग्रीकल्चर पर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। ये इटसेल्फ, दिस डेटा इटसेल्फ, इट शोज दैट हाउ मच इंडिया नीड टू इम्प्रूव इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। आप मुझे समझ पा रहे हैं बच्चे? यस सर। समझ में आ रही, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? हाँ सर। चलो यस सर। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो हम हर इंडस्ट्री, हर कंट्री, ईच एंड एवरी कंट्री दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये एक अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हिस्ट्री देखोगे, तो आज जो अमेरिका है इसने भी प्रोटेक्ट किया। अब आज का जो अमेरिका है, आज जो अमेरिका है उसने प्रोटेक्ट किया था पहले के समय में, आज जो यूरोप है उसने प्रोटेक्ट किया पहले के समय में, ठीक है। और आज का अमेरिका भी इसी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है। ट्रंप के समय में भारत की बहुत सारी कंपनियों के ऊपर टैक्स के रेट्स बढ़ाए गए, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बढ़ाया गया, ताकि लोकल लोगों को वहाँ रोजगार मिल सके। मेरी बात समझ रहे हो? आज हमारा टर्सरी सेक्टर का जो बूम आया है सॉफ्टवेयर का, वो कहीं ना कहीं किससे आया है? ये BPO के माध्यम से आया है, ठीक है। चलो हम आगे पढ़ते हैं। इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है बेटा। प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स टुक टू फॉर्म्स, टैरिफ्स एंड कोटाज। मतलब ये प्रोटेक्शन का जो तरीका था वो टैरिफ के माध्यम से, तट कर, हिंदी में कहते हैं इसको तट कर, ठीक है। तट के ऊपर कर, तट मतलब शोर, सी शोर से जो सामान आता है, जो बड़ी बड़ी शिप के माध्यम से आता है, तो वहाँ पर जो लगता है उसको तट कर कहते हैं। कोटाज मतलब हर कंपनी जो भी बाहर से इंपोर्ट करेगी उसके ऊपर एक कोटा, एक रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाए। कोटा इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स। सो टैरिफ्स आर टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, दे मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज़, ठीक है। ये एक प्रकार से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका था। कोटाज स्पेसिफाई द क्वांटिटी of good which can be imported. The effect of tariffs and quotas is that they restrict imports and therefore protect the domestic firms from foreign competition, ठीक है। जब restrictions लगेंगे तो मतलब आप बल्क अमाउंट में कोई चीज़ रॉ मटेरियल इंपोर्ट अगर करना है तो आपको उतनी अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा आप लेकर आओगे तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होंगी उनके सर्वाइवल पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप बल्क मात्रा में मंगाओ
और फिर आप अपने प्रोडक्ट को वेरिएबल कॉस्ट पर बेचते हो। आपने पढ़ा है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, एक कंपनी को सरवाइव करने के लिए कम से कम उसका वेरिएबल कॉस्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है, आर यू पॉइंट और नॉट? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट वेरिएबल कॉस्ट याद रखिए, जिसमें आपने पढ़ा था शट डाउन पॉइंट, पढ़ा था? बोलो भाई, भूल गए? तो शट डाउन पॉइंट नथिंग बट अ वेरिएबल कॉस्ट। जब मार्जिनल कॉस्ट को हमारा जो एम आर कर्व है उसको जो टच करता है ना, तो वहीं पर वो क्या होता है, और वहीं पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से कट करती है। आपको याद होगा माइक्रो का कॉन्सेप्ट, तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। खैर उसकी चर्चा न भी करता तो काम चल जाता। लेकिन आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर आप डिस्कशन करते हो तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो द पॉलिसी ऑफ वाई प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट इन अ पोजिशन टू compete अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, उनके तुलना में वो, उनके यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो हाई क्लास की टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अगर हम एक्सपोज कर दें पूरे मार्केट को, पूरा फुल फ्री कंपटीशन दे दें, तो हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को स्पॉयल करेंगे। सो इसलिए प्रोडक्शन की ज़रूरत थी। इट इज एज्यूम्ड दैट इफ़ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर प्रोटेक्टेड दे विल लर्न टू कम्पीट इन द कोर्स ऑफ टाइम। ये माना गया कि जब से जैसे हम अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे तो समय के साथ उसमें धीरे धीरे अपने आप कैपेबिलिटी आती जाएगी और वो उनके तुलना में खड़े होने का साहस करेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान्स। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा रहा? इसको कहते हैं इसमें हिंदी में कहते हैं औद्योगिक विकास। तो प्लान पीरियड में औद्योगिक विकास की स्थिति क्या थी? द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी contributed by the industrial sector increased in the period from 11.8% से 1950-51 to 24.6% in 1991। ठीक है, तो एक क्वांटम ऑफ चेंज हम देख सकते हैं इसमें। डबल डिजिट में तो था ही वो 1950-51 में, लेकिन अब उसमें 2 टाइम्स ऑलमोस्ट टू प्लस टाइम्स जो है इसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। ये एक अच्छा था, लेकिन जब आप कंट्रीज से तुलना करते हो तो आप पाते हो कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सही नहीं था, स्पेशली व्हेन वी कंपेयर। जैसे हम कभी किसी बच्चे का मार्क्स देखते हैं ना, चलो 70% आ गया, अच्छा अच्छा ठीक है ओके, 80% आ गया, अच्छा ओके। लेकिन जब आप किसी से तुलना करते हो, अच्छा अच्छा उसका 97% आया था, तुम्हारा 80% ही आया, तब हम कहते हैं कि ओके ओके, अभी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड वी हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट। सिमिलरली हम व्हेन वी कंपेयर वी आर हैप्पी दैट ओके चलो 11.8% 1950 से 24.6% हो गया 1991 तक। लेकिन अगर आप टाइगर इकोनॉमी से अगेन यू कंपेयर, देन यू फाइंड दैट दिस इज नॉट सफिशिएंट। द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज कमेंडेबल। ये अच्छा माना गया कि 6% का ग्रोथ हुआ, लेकिन फर्दर अगर आप तुलना करें चाइना से तो ये कम दिखाई देता। और स्पेशली 1978 में जब उन्होंने अपने इकोनॉमी में बहुत मेगा शिफ्ट किए, तो उसके बाद तो ये और आगे चाइना चला गया और आज दुनिया का लीडिंग जीडीपी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी है वो। ठीक है, इनफैक्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990 लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। अब वेल डाइवर्सिफाइड मतलब इसका मतलब क्या? अब इस वर्ड को पकड़ने का प्रयास करो, डाइवर्सिफाइड। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करो तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन? एनीबडी? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? मैं चर्चा कर चुका हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन? बोलो बेटा। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन बोलो बेटा, बोलिए। बोलो अर्जुन, आयुषी, अर्जुन, यस सर। बोलो भाई आयुषी।
आरुषि, रजत, कार्तिक, कोई तो बोलो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन? मानव, तान्या, तान्या, तान्या बेटा, दिस लेसन इज डेडिकेटेड टू तान्या ओनली, दिस टॉपिक, टुडेज टॉपिक। तान्या, एंड तान्या इज नॉट स्पीकिंग। तान्या क्लास में है बेटा? हाँ सर। हाँ, आज मैंने आपको डेडिकेट कर दिया है। जैसे पहले विविध भारती में एक प्रोग्राम होता था ना, तो आप किसको डेडिकेट करना था? हाँ, तो लोग बोलते थे, लेटर लिखते थे कि मैं अपने मामा जी को, चाचा जी को जो वहाँ रहते हैं उनको डेडिकेट करता हूँ, और गाना बजता था विविध भारती में। तो आज का लेसन मैं ये सोच रहा था कई दिन से कि हर टॉपिक को किसी न किसी बच्चे के नाम से डेडिकेट करूँगा, तो आज मैं तान्या को ही डेडिकेट कर दिया। तो बताओ बेटा, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन से क्या समझते हैं? कोई बच्चा बोल सकता है, ऐसा नहीं कि तान्या को डेडिकेट किया तो अब बाकी नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बोलिए। सर जब हम अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रॉप्स हैं। अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स व्हेन वी आर ग्रोइंग। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब देखो, टिलिंग ऑफ सॉइल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यही एक सामान्य मीनिंग निकाला जाता है। जब हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो हम जो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स है उसकी जगह हम एग्रीकल्चर में वैरायटी ढूंढते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार में चले जाओ तो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो पंजाब हरियाणा की तरह के फार्मर नहीं है। तान्या तू कहाँ की है बेटा? पंजाब की है कि हरियाणा की है? यूपी। अरे यूपी के, तू कहाँ की यूपी में? इलाहाबाद। अरे इलाहाबाद, इलाहाबाद में कहाँ की है? अच्छा चलो बाद में बात करेंगे, ओके। हाँ, तो एग्रीकल्चर देखो, आप पंजाब में कह रहा था कि यूपी एंड बिहार के जो फार्मर्स हैं दे आर नॉट लाइक फार्मर्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। यहाँ पर फार्मर लैंड लॉर्ड है यहाँ के। इसलिए आप देखो किसान आंदोलन में किन लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, ये इन्हीं लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। और उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि ये सब रिच फार्मर हैं। इनके बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं, बहुत सारे फार्मर जो कि इनके बच्चे यूएसए और कनाडा में रहते हैं, ठीक है, और वो फार्मर है। जैसे हमारे जैसे लोग जो कि सैलरी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ है, हाँ, लेकिन हम लोग वो लाइफ स्टाइल नहीं जी पाते हैं जो ये फार्मर्स जीते हैं। डिपेंड फार्मर्स का लाइफ स्टाइल अच्छा होना बड़ी खुशी की बात है कि भारत का किसान जो अन्नदाता है वो अच्छा जीवन जिए तो देश में खुशहाली रहेगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, डिपेंड। लेकिन आप एक तरफ वो भी किसान है जो बिहार का किसान है, जो मध्य प्रदेश का छोटा किसान है, जो यूपी का छोटा किसान है, जो स्पेशली जो लखनऊ के बाद का जो एरिया है ना, लखनऊ, इलाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, ये सब जो एरिया है, उस तरह पटना उटना जितना भी एरिया है बिहार का, उस तरह मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो सब विदिशा विदिशा सब लेके, ये सब सारे जो एरिया हैं, यहाँ का जो किसान जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग अभी भी कर रहा है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, उनके पास पर हेक्टेयर होल्डिंग बहुत कम है, समझ रहे हो? तो ऐसे किसानों के लिए जो है एग्रीकल्चर, हम लोग के यहाँ जब इंटेंसिव एग्रीकल्चर की का सिस्टम चलता है, जब हम एक साथ कई फसलों को, अभी आपने कभी गांव गए हो तो देखा होगा कि गेहूं की जब फसल होती है, वीट क्रॉप जब खेतों में लहलहाता है, वीट की फसल जब होती है तो उसमें कहीं कहीं आपको सरसों के भी पीले पीले फूल दिखाई देते हैं। उस तरह वहाँ पर जो बंड होता है उसके पर मूली वगैरह निकाल लेते हैं। इस तरह बहुत सारे क्रॉप्स को निकालते हैं, साथ में मतलब वीट के साथ और भी दूसरे क्रॉप निकालते हैं। अच्छा, हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की जब बात करें ना तो हम उससे मल्टीपल हॉर्टिकल्चर पर हमारा फोकस बढ़ जाता है कि हम बहुत सारे वेजिटेबल्स को निकालने लगते हैं। अंगूर की खेती होने लगी, विटीकल्चर होने लगा, पीसी कल्चर होने लगा, अब इस तरह की चीज़ें होने लगी वहाँ पर। तो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ बहुत सारी होने लगेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा है जिससे फार्मर को एक अर्निंग हो जाए, फार्मर की अर्निंग हो जाए, फार्मर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर जब लैंड होल्डिंग कम होना तो लैंड के जिसे हर हिस्से की का यूज करने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने बालकनी में देखो, बिल्कुल ज़मीन नहीं होता लेकिन गमले में ही आप लोग बहुत कुछ करने का प्रयास करते हो कि नहीं करते हो? तो मतलब आप छोटा सा गमला में भी आप बहुत कुछ निकालने का प्रयास करते हो, ये फाइन। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन से हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। चलो, द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द
industrial sector during the period is commendable. In fact, the industrial sector became well diversified by the 1990s, largely due to the public sector. अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, मतलब कि इंडस्ट्रीज जो एक इंडस्ट्री जो पर्टिकुलर फील्ड के लिए जानी जाती थी, जैसे आप टाटा का अगर नाम लो तो टाटा की जो शुरुआत होती है टिस्को, टाटा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी के नाम से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन देखो टाटा मोटर्स, टीसीएस, लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज में उसका नाम आ गया, टाटा सॉल्ट बन रहा है। ये क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है कि वो एक जो इंडस्ट्री जिस क्षेत्र में थी अब उसने बहुत सारे क्षेत्रों में पैर पसारना शुरू कर दिया है। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, बोलो। 5 मिनट और लूंगा आपका, ठीक है? 5 minutes more. The promotional small scale industries gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into business. ठीक है, तो जिनके पास पैसे की कमी होती है, हाँ, कुछ ऐसे इंडस्ट्रिस्ट होते हैं जो कि बड़े सी कंपनी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर अपना हाथ आजमाते हैं और वहाँ से इसके बाद भी अगर उनके उतना भी पैसा नहीं है, ठीक है, टाइम टू टाइम इसके कैप बदलते रहे हैं, 5 लाख से 1 करोड़ हुआ, 1 करोड़ से 5 करोड़ हुआ, तो इस तरीके से उसके कैप बदलते रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो अगर उतना भी पैसा नहीं है तो हम कॉटेज इंडस्ट्री, जो कि अगर आप लिज्जत पापड़, जैसे कल एक बच्चे से डिस्कशन हो रहा था कि हम किस तरह का प्रोजेक्ट पर काम करें, हाँ, तो हमने बहुत सारा कुछ दिया, तो उसके पेरेंट्स का ही मैंने एडवाइस दिया कि तुम पेरेंट्स का ही जो बिजनेस कर रहे हैं उसी पर तुम अपना प्रोजेक्ट बना लो। जैसे अभी मैं जैसे ही आपको मैंने बोला यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो मेरे दिमाग में लिज्जत पापड़ का नाम याद आ गया। ठीक है, कि लिज्जत पापड़ की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, कभी इसकी हिस्ट्री देखना आप। तो इसी तरह पापड़ उद्योग है, छोटा छोटा उद्योग है। निरमा कंपनी का नाम है, तो निरमा की शुरुआत कैसे हुई? एक केमिकल इंजीनियर, मतलब आप ऐसा समझ लो कि विजय सर केमिस्ट्री के टीचर हैं, है ना, तो उसी तरह केमिकल एक इंजीनियर था, वो केमिकल इंजीनियर ने कैसे अपने घर में एक प्रयोग किया, जो पढ़ा उसको प्रयोग में लाया, है ना, कि क्लीनिंग कैसे होता है, और उस क्लीनिंग को उसने आजमाया और छोटा सा अपने घर में एक छोटा सा लैब बनाया, वहाँ उस लैब पर उसने उस प्रयोग को किया और उसको अपने घर में कपड़ों के ऊपर प्रयोग करके देखा तो वो सफल रहा। फिर वो क्या करता था, साइकिल उठाता था और साइकिल से घर घर जाकर वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। शुरू में उसने फ्री सैंपल दिए, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, फिर उस सैंपल्स पे उतने कस्टमर बने और धीरे धीरे करते 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 जो सैंपल आप पढ़ते हो ना, सैंपल, है ना, वो सैम्पलिंग जो आप इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, स्टैट में पढ़ा है, तो वो सैंपल वहाँ से वो छोटा छोटा सैंपल उसके लिए मल्टीपल सैंपल का आधार बन गया, उसको सेल करने का पॉइंट बन गया। और वो उस गुजरात के एक छोटे से स्थान से निकली हुई कहानी निरमा वॉशिंग पाउडर, धूप सी सफ़ेदी, है ना, वो वहाँ तक चली गई और वो करोड़ों की कंपनी बन गई और आज भी सरवाइव करती है। और हमारे बचपन का प्यारा सा ऐड था, निरमा वॉशिंग पाउडर, अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने खूब देखा होगा ये ऐड। गेटिंग पॉइंट? तो ये कहानी ऐसी है, सक्सेस स्टोरी। तो आप जब प्रोजेक्ट जब करोगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान दो कि कैसे हम एक सक्सेसफुल मॉडल तैयार होता है। ठीक है, तो एक कॉटेज इंडस्ट्री किस तरह का रोल कर सकती पे कर सकती हैं इकोनॉमी में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस तरह का रोल कर सकती है, मतलब हम अपने रिसोर्स को हाउ टू यूज़ एंड कैपिटलाइज आवर रिसोर्सेज, दैट इज़ द मेन पॉइंट। पॉइंट इस लेसन को पढ़ने का मतलब केवल 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को जन्म देना है कि आपके अंदर का वो जो एंटरप्रेन्योर जो छुपा हुआ है ना, उसमें एक नया जीवन आए। आप भी कुछ स्टार्टअप की तरफ सोचो, मानव महामानव बनेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनस इंडस्ट्रीज। जो यहाँ की जो कंपनियाँ थी, इन कंपनियों को आज इस गवर्नमेंट ने बहुत सारा चाइनाज के ऐप के ऊपर क्यों रोक लगा दिया? फिर वही आप देखो, प्रोटेक्शन वाली बात आ गई। जो हम इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट देते थे पहले, ग्लोबली ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि अपने अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि कौन जाने कौन किस समय में कौन कंट्री चाइना बनने का प्रयास करे। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ठीक है, केन्या, श्रीलंका, जितने भी कंट्रीज है सब इससे परेशान है। और अगला विक्टिम, पाकिस्तान तो विक्टिम हो ही रहा है, अगला विक्टिम लगता है अफगानिस्तान होने वाला है, क्योंकि
जिस तरीके से तालिबान और चाइना के बीच में रिलेशंस बन रहे हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स सेक्टर्स विच अदरवाइज कुड नॉट हैव डेवलप्ड। पॉइंट। तो आज के एपिसोड में मैंने इतना ही बात करूँगा। अगली बार हम आएंगे 3 बजे की क्लास में, मैं इसको फिनिश कर दूंगा और कल मैं इंडियन इकोनॉमी का एक नया लेसन स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि आपका कोई नया क्लास आपका इंतजार कर रहा है। अब फ्री हो तो मुझे बताओ, मैं कंटिन्यू कर दूंगा। आर यू फ्री चिल्ड्रेन? तान्या बताओ बेटा। सर अभी फ्री तो हो जाते लेकिन क्लास थी सर इसलिए। सही में क्लास थी? यस सर, क्लास अभी कंप्यूटर वाली क्लास होती है ना एक सीएल की। ओके ओके। तो ओके, तो सर कंप्यूटर क्लास लेंगे ना बेटा? हाँ सर। ओके।